हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। क्या आप भी हैं परेशान बिकॉज ऑफ डिले इन मैरिज? शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, घर में स्ट्रेस और टेंशन का वातावरण है, एज बढ़ती जा रही है और हमें अपनी कंपैटिबिलिटी नहीं मिल रही है। तो हम ऐसी कौन सी रेमेडीज करें जिससे हमें इस परेशानी से हमेशा के लिए होना पड़े दूर और हम एक बहुत अच्छा अपना मैरिटल लाइफ जी सके? देखिए, देर इज नो मेडिसिन विदाउट अ कॉज। सबसे पहले हमें रूट कॉज को समझना पड़ेगा। हम जनरलाइज्ड रेमेडीज करके कभी भी किसी भी चीज का समाधान नहीं पा सकते हैं। आपको यह देखना है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है या किस रीजन की वजह से हमारी मैरिज में डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है। हमें रिश्ते, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि प्रपोजल्स बहुत आ रहे हैं, कन्वर्ट नहीं होते, हमारे स्टैंडर्ड या स्टेटस के नहीं आते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चार्ट से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे कौन से योग हैं जो आपकी कुंडली में डिले मैरिज दर्शाते हैं और आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द अपने लाइफ पार्टनर, अपने सोलमेट से मिल जाएं। चलिए शुरू करते हैं इसे। देखिए, जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो इसे हम सप्तम भाव से देखते हैं, दैट इज सेवेंथ हाउस। तो आप देखेंगे कि क्या सेवेंथ हाउस में कोई इफ्लिक्शन है। सबसे पहली चीज, सेवेंथ हाउस के अंदर कोई इफ्लिक्शन का मतलब है कि कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं जो हमारे उस कार्य को, जो उस भाव से रिलेटेड है, उसके सिग्निफिकेशन को डिले या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, इस एग्जाम्पल चार्ट में सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं जिस पर मंगल की दृष्टि है। तो ये तो कुछ देख के समझ में आ रहा है कि मैरिटल फ्रंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम वृद्ध ग्रह मानते हैं, सबसे दूर है सन से, सूर्य से सबसे दूर, स्लो। तो उनकी प्रवृत्ति है स्लो चलना, यानी कि सैटर्न का सेवेंथ हाउस में बैठना हमारे कार्य को डिले या स्लो करने वाले हैं सेवेंथ हाउस के रिलेटेड। ये एक कॉमन साइकोलॉजी है शनि के प्रति, लोग ऐसा ही समझते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर शनि योग कारक ग्रह हैं। यहां पर शनि की रेमेडी आपको रिजल्ट नहीं देगी। यहां पर आपको राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी जिससे आपका कार्य सिद्ध होगा। क्योंकि राहु का काम क्या है? आपकी चीजों को मल्टीप्लाई करना। शनि एक कोल्ड यानी कि एक ठंडे ग्रह हैं, दूर है, सूर्य से रोशनी नहीं पड़ती है, डार्क प्लैनेट है, लेकिन यहां पर वो दिग्बली होते हैं। राहु के आने से उनकी जो कोल्डनेस है, फ्रीज हो गया ये हाउस, राहु उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें रेमेडी राहु की करनी है, शनि को शांत नहीं करना हमने। यहां योग कारक ग्रह शनि को शांत नहीं करना हमने, यहां हमने राहु की रेमेडी करनी है जिससे हमारी विवाह जल्दी से जल्दी, हमारा कदम आगे बढ़े। तो पहले हम एक बार के लिए सारे रीजंस और कंडीशंस जान जाते हैं किन केसेस में मैरिज डिले के योग बनते हैं। देखिए, अगर सप्तम भाव के साथ शनि और मंगल दोनों का संबंध बने तो मैरिज डिले का एक मेजर रीजन देखा गया है। शनि और मंगल, यहां पर मंगल शनि को एस्पेक्ट कर रहे हैं और शनि मंगल को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मंगल यहां पर 12वें के मालिक हैं, मार्ग के मालिक हैं। और शनि की अगर हम बात करें तो यहां पर शनि की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी, जैसे हमने बात करी, चाहे वह योग कारक हैं, जैसे भी ग्रह हैं, लेकिन शनि एक ओरिजिनली स्लो ग्रह हैं, स्लोनेस को दर्शाते हैं। तो यहां पर एक रीजन बनता है मंगल और शनि की सप्तम भाव में दृष्टि होना या उनकी प्लेसमेंट होना। दोस्तों, दूसरा रीजन जो डिले इन मैरिज का देखा गया है वो है कारक प्लैनेट को समझना। देखिए, अगर फीमेल चार्ट है तो आप मंगल को देखेंगे और अगर मेल कुंडली है तो आप शुक्र को देखेंगे। बड़े लोग जुपिटर को देखते हैं फीमेल के अंदर मैरिज के लिए, देख सकते हैं आप जुपिटर को भी। लेकिन इनिशियली जब आपको एक मैरिटल फ्रंट के लिए एक ब्राइड ग्रूम चाहिए तो वो मंगल हैं। शादी हो गई, फादर बन गए तो वो जुपिटर का रूप ले लेते हैं, हस्बैंड इज जुपिटर। लेकिन हम ब्राइड ग्रूम की बात कर रहे हैं यहां पर, तो आप मंगल को देखें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो आप देखें क्या योग कारक ग्रह कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए अगर मंगल के आगे और मंगल के पीछे उसके मित्र ग्रह नहीं हैं तो यहां पर फीमेल चार्ट के अंदर मैरिटल फ्रंट में एक डिले या एक विलंब बताते हैं। क्योंकि अगर कारक ग्रह कंफर्टेबल नहीं होंगे
तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। देखिए इस कुंडली के अंदर मंगल कंफर्टेबल है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, अपने मित्र की राशि में है, तो यहां पर मंगल कंफर्टेबल है। लेकिन आप देखेंगे अपने चार्ट में, अगर ये फीमेल चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो मंगल की क्या स्थिति है। तरीका मैंने आपको बताया कि मंगल के पीछे 12वां, मंगल के दूसरा और मंगल के ऊपर दृष्टि, मंगल के साथ बैठने वाले ग्रह, इनको आप समराइज करके देखेंगे कि मार्स की टोटल स्थिति क्या है। इसी प्रकार से आप वीनस को भी देखेंगे अगर आप मेल चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो। वीनस के पीछे, वीनस के आगे, वीनस के साथ बैठने वाले ग्रह और वीनस पे दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन्हें देखने पर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कारक प्लैनेट की क्या स्थिति है। क्या वीनस कंफर्टेबल है आगे चलने के लिए? उस केस के अंदर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस जातक की शादी डिलेड है या समय अनुसार हो जाएगी। तीसरी चीज दोस्तों, आपने सप्तम भाव देखा, कारक ग्रह को देखा, सप्तम के मालिक को देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्न को देखना ना भूलें। अगर लग्न ही नहीं चाहेगा, जातक खुद ही नहीं चाहेगा, तो वो अपने पास आने वाली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को मना कर देगा। वो प्रिपेयर्ड नहीं है मैरिज के लिए। तो आप इसमें लग्न को और लग्न के मालिक को टोटल समराइजेशन कीजिए कि लग्न और लग्न के मालिक कहां पर विराजमान है, क्या स्थिति है उनकी, जिससे आपको लग्न को प्राप्ति के बारे में पता लगेगा। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, किसी भी ग्रह से 12वां उस ग्रह की अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक उदाहरण तौर पे मान लेते हैं कि एक फीमेल जातिका की कुंडली है, मान लीजिए 7 का लॉर्ड मार्स, मार्स से 12वें में चंद्रमा। दोस्तों ऐसे केस में मदर रीजन बन सकती है डिलेड मैरिज का। मदर को कोई लड़का या फैमिली ना पसंद आना या उनके अकॉर्डिंग चीजें ना होना, क्योंकि मंगल से 12वें में है, यानी कि सप्तम के मालिक का नुकसान, एक्सपेंस मून कर रहे हैं। जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे 11th हाउस, इसे जरूर देखिए, डिजायर फुलफिलमेंट। अब इस कुंडली के अंदर 11th हाउस के अंदर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेंथ है। शुक्र उच्च के हैं, 11th के मालिक जुपिटर इसी में ही विराजमान है, मर्कुरी डेबिलिटेट होके नीच भंग राजयोग की स्थिति में है। तो 11th हाउस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। और आपको पता है कि लाइट देने वाले यानी कि उजाले के ग्रह कौन से होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनमें लाइट होती है? सूर्य, जुपिटर, वीनस और बुध। आप देखें तो वीनस, जुपिटर, मर्कुरी इस पर्टिकुलर हाउस में बहुत ज्यादा अत्यधिक रोशनी है, यानी कि यह जातक की इच्छा और डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं। ये खुद से भी बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट करते चले जाएंगे क्योंकि इनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। इनके माइंड में कोई सेट गोल्स हैं कि मुझे ये चीज, ये क्वालिटीज अपने स्पाउस में चाहिए ही चाहिए। अब आप इसका डिटेल एनालिसिस करें कि क्या सारी इन्हें मिलनी है या इन्हें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सलाह दीजिए कि आपको कई फैक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है ताकि ये अपनी लाइफ को और ज्यादा डिले ना करें। और अगर इन्हें सब कुछ मिलना है तो इन्हें सही समय का वेट करना ही पड़ेगा। इच्छा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना एक्चुअल में इन लोगों के लिए आसान नहीं रहने वाला। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, इसलिए हमारे शास्त्रों में हमारे सेजेस ने यह लिखा है कि 11वें घर को पॉजिटिव नहीं बताया गया। हालांकि आजकल के सारे एस्ट्रोलॉजर किसी भी प्रिडिक्शन को करने से पहले 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट को जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं। इच्छा अनंत है, कब किस समय में आप क्या इच्छा कर लें इसको जानना अनिवार्य है। तो अगर 11th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों के गोल्स, डिजायर्स बहुत ज्यादा होंगी, तो इसे भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। मैं 4 रूल्स को दोहरा रहा हूं जिससे हम डिलेड मैरिज देख सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तम के मालिक को देखेंगे, कारक ग्रह देखेंगे, लग्न को देखेंगे और 11वें घर को देखेंगे। मान लीजिए कि अगर लग्न नहीं भी आप चेक करते हैं या नहीं आप बहुत अच्छे से एनालाइज करने में कामयाब हो पा रहे हैं, आपको ये वाले फैक्टर्स तो अच्छे से एनालाइज करने ही हैं। कारक ग्रह, सप्तम भाव और 11वां घर। लग्न को आप फिर भी समझा सकते हैं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ हम सलाह दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। हालांकि इस केस में मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इन जनरलाइज बता रहा हूं। लेकिन 11th हाउस, 7th और कारक ग्रह ये हमारे हाथ में नहीं, आपकी इच्छाएं भी आपके हाथ में नहीं।
11वें घर में अधिक ग्रह होने से आपकी डिजायर्स, आपके सेट गोल्स अपने आप अंदरूनी बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब हमने रूट कॉज को पकड़ लिया, अब आप इसकी रेमेडी कर दीजिए। जनरलाइज रेमेडी लेट मैरिज में कभी काम करती हैं, कभी नहीं। और अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट से ये रेमेडी को करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये रेमेडी को आप बड़े ध्यान से समझें। मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में राहु ग्रह की रेमेडी होनी चाहिए और मंगल की होनी चाहिए। मैं यहां पर शनि की रेमेडी देने का इच्छुक नहीं हूं। योग कारक ग्रह हैं, डिले कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इच्छुक नहीं हूं। मैं राहु और मंगल की रेमेडी देने से इस जातक को इनके मन चाहे वर वधु के साथ मिलवाने में एक आशा रखता हूं। तो राहु की रेमेडी करने के लिए आपको वर्षफल की कुंडली बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं। वर्षफल यानी कि इस समय जिस साल में जातक आपके पास आए उस साल की कुंडली बना लीजिए। देख लीजिए कि राहु किस भाव में प्लेस्ड हैं। यहां पर राहु सप्तम भाव में प्लेस्ड है। उदाहरण तौर पे मान लीजिए जो भी आप वर्षफल कुंडली बनाएंगे उसमें राहु सेकंड हाउस में प्लेस्ड, 12th हाउस में प्लेस्ड होंगे। तो आप क्या करेंगे, 12, क्योंकि वर्षफल में 12वें भाव में है, 12 इंटू 7 84, 84 आपका नंबर निकल गया। अब आप वॉटरी साइन में राहु प्लेस्ड है, ये वॉटरी साइन है 8 नंबर। अब आप राहु के रिलेटेड आइटम्स, स्वीपर, 4th क्लास लेबर, इनको आप दान में देंगे। कितनी? आप इन्हें 840 ग्राम, 120 ग्राम 7 दिन तक, 12वां घर था, 120 ग्राम लगातार 7 दिन तक दे दीजिए। 840 ग्राम दे दीजिए, या फिर 70 ग्राम और आप लगातार 12 दिन तक देते चलिए। इस प्रकार से आप राहु की एक बहुत सटीक और बहुत अच्छी उस वर्ष के हिसाब से रेमेडी करेंगे ताकि आपको रिजल्ट मिले। और मान लीजिए अगर राहु वाटर की जगह पे अर्धी साइन में होते, 2 6 10 में होते नेटल चार्ट में, तो आप इस समय में परिक्रमा भी बता सकते हैं। भैरव मंदिर में एक चीज का ध्यान रखिएगा, राहु केतु के केस में उल्टी परिक्रमा कीजिए। इसी हिसाब से आप 84 परिक्रमा एक दिन में कर सकते हैं, 12 दिन लगातार 7 परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर 7 दिन लगातार 12 बार परिक्रमा कर सकते हैं। 7 दिन लगातार, प्रत्येक दिन 12। तो इस प्रकार से आप अपनी रेमेडी को खुद से क्रिएट कर लीजिए। बहुत ही बेसिक है। और इसके साथ साथ आप 2-3 चीजों का इन जनरलाइज ध्यान रखिए। अपने घर के अंदर अपने सामान को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना प्लेस करें। साउथ वेस्ट को छोड़ के आप अन्य किसी भी दिशा में कर लीजिए, लेकिन साउथ वेस्ट को ना करें। साउथ वेस्ट के अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। भगवान शिव पार्वती का अध्ययन करें, भगवान को दिल से इच्छा करें, प्रार्थना करें, और आशा करता हूं कि इससे आपकी समस्या का समाधान होगा।